वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये बहुत ही कॉमन बट कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। कोई कहता है कि ये हानिकारक है, कोई कहता है कि ये बेनिफिशियल है। आज हम ये सारी डाउट्स हमारे क्लियर करेंगे। सो डॉक्टर उर्वशी, कैन यू प्लीज़ टेल अस कि एंटीबायोटिक्स क्या है? तो एंटीबायोटिक्स वो क्लास ऑफ ड्रग्स है जो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करता है उसके अगेंस्ट दिया जाता है। उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ओके, और एंटीबायोटिक्स कब दिए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स देने की प्रॉपर कंडीशंस रहती हैं जो एक नॉलेजेबल पर्सन, एक डॉक्टर जब देता है तो हर प्रोज एंड कॉन्स को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए तब देते हैं। जैसे कि कंडीशन इतनी सीरियस है कि बिना एंटीबायोटिक दिए उसका रिकवरी नहीं हो सकता, यहाँ स्पीड अप करने के लिए रिकवरी को, या फिर नॉन सीरियस कंडीशन है पर वो इन्फेक्शन किसी तीसरे को स्प्रेड हो सकता है, तो इन केसेस में अक्सर एंटीबायोटिक्स का देना ज़रूरी हो सकता है। ओके, शीतल, आपके इस पे क्या व्यू है? एंटीबायोटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैलता है और बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स पे अफेक्ट कर सकता है। तकलीफ तब होती है एंटीबायोटिक्स से जब इसके डोजेस जो प्रिस्क्राइब किए हैं उस मात्रा में ना लें, या फिर एंटीबायोटिक्स 1-2 दिन खाएं एंड आपको रिलीफ हो जाए और आप कोर्स कंप्लीट ना करें, क्योंकि कोर्स मोस्टली एंटीबायोटिक्स 5 दिन के होते हैं, 10 दिन के होते हैं, और कुछ लोग 3 दिन में ही बंद कर देते हैं क्योंकि वो बेटर फील करने लगते हैं। तो अगर ये कोर्स कंप्लीट ना किया जाए तो ये हार्मफुल होते हैं। जैसे कि शीतल ने कहा कि कोर्स कंप्लीट नहीं करने से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो क्या क्या हो सकता है? अगर हम एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट ना करें तो लाजमी है कि वो इन्फेक्शन वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्योर नहीं हुआ है। दूसरा कि जब वो क्योर नहीं होता है तो आप वापस एंटीबायोटिक का कोर्स करने जाते हैं, या फिर वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, और नेक्स्ट टाइम जब आप वो एंटीबायोटिक लेंगे तो शायद वो एंटीबायोटिक काम ना करे उस बैक्टीरिया पे। जैसे कि आपने कहा कि एंटीबायोटिक एक का कोर्स कंप्लीट ना करने के साइड इफ़ेक्ट्स है, बट क्या पूरा खाने पे भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? जी ज़रूर, एंटीबायोटिक्स खाने से बॉडी में कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। तो मैं कुछ कॉमनली फेस्ड एडवर्स इफेक्ट्स एन्यूमरेट करना चाहूँगी, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन टुवर्ड्स सम एंटीबायोटिक्स। अगर आप किसी को पूछे, किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी हो सकती है, किसी को फ्लोरोक्विनोलोन से एलर्जी हो सकती है, तो इन एलर्जिक रेट्स होते हैं एंड स्पेसिफिक टू सम इंडिविजुअल्स। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स खाने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो सकता है, कि अगर हम बार बार एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो बैक्टीरिया उससे एक्ट नहीं कर पाता है उस पर वो ड्रग, तो जो बैक्टीरिया तैयार होता है वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, तो बीमारी और सीरियस फॉर्म ले सकती है। तीसरा, नॉर्मली जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो गट माइक्रोबायोटा पे भी एक्ट करता है, जो हमारी बॉडी में, हमारे गट में गुड बैक्टीरिया है उसे किल कर देता है, और उसकी वजह से सिम्टम्स लाइक डायरिया, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं एंटीबायोटिक्स खाने के बाद। जैसे कि डॉक्टर उर्वशी ने गट माइक्रोबायोटा की बात की, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि गट माइक्रोबायोटा के हमारे बॉडी में क्या रोल है? गट माइक्रोबायोटा हमारे बॉडी का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे गट लाइनिंग में एक पूरी कॉलोनी होती है बैक्टीरियाज की, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे फंक्शंस प्ले करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, गट माइक्रोबायोटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन सिंथेसिस करते हैं, जैसे विटामिन के हो गया, विटामिन B12 हो गया। ये हमारे गट में रहने वाली बैक्टीरिया सिंथेसाइज करती है, जो हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है और यूज़ कर सकती है। सेकेंडली, गट माइक्रोबायोटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यूनिटी के लिए। अगर हमारे गट माइक्रोबायोटा में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा है तो बैड बैक्टीरिया की कॉलोनीज बढ़ना और बैड बैक्टीरिया का दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट होना, या फिर बैड बैक्टीरिया का हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होना, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं अगर गुड बैक्टीरिया हमारे गट में ज़्यादा है। थर्डली, एक गट बैक्टीरिया होने की वजह से वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल, जो बॉडी में बहुत जन को तकलीफ होती है कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है, तो एक्चुअली गट माइक्रोबायोटा उस बात का भी ध्यान रखता है कि हमारे बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप ना हो। इवन वेट लॉस में भी
हेल्प करता है गट माइक्रोबायोटा। हमारे नॉर्मल बॉवल मूवमेंट्स होने में भी हेल्प करता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, डायरिया ना हो। तो इन सारी बातों का ओवरऑल हेल्थ पे गट माइक्रोबायोटा का बहुत बड़ा इफेक्ट है। डॉक्टर उर्वशी, गट माइक्रोबायोटा को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं? तो जब हम एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं तो यकीनन हमने काफ़ी गुड बैक्टीरिया को किल कर दिया है, तो हमें ज़रूरत है प्रोबायोटिक्स लेने की। यूजुअली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं प्रोबायोटिक्स इन द फॉर्म ऑफ सैशेज फॉर्म में मिलते हैं, पाउडर्स फॉर्म में मिलते हैं, टैबलेट्स फॉर्म में मिलते हैं, तो उसका लेना और डाइट के थ्रू काफ़ी हम हेल्दी डाइट लेके हम उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। शीतल, क्या आप हमें बता पाएंगे कि कौन से फूड्स है जिससे हम माइक्रोबायोटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जी, हमारे इंडियन फूड सिस्टम में बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो ओरिजिनली नेचुरली पोजेस करते हैं गुड बैक्टीरिया। जैसे फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हो गए, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स में दही आ गई, तो दही से बनी हुई छाछ, लस्सी, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करें अपने डाइट में। देन डोसा, ढोकला, ये सारी चीज़ों के जो बैटर होते हैं हम इसे फर्मेंट करते हैं, जिससे उसमें गुड बैक्टीरिया बढ़ जाता है और इसे हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, क्योंकि हम गुड बैक्टीरिया डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे हम गुड बैक्टीरिया को हमारे गट में क्या बोल सकते हैं, इनवाइट करते हैं, वो हमारे गट में कॉलोनीज बना सकते हैं। और सेकेंडली, जब हमारे गट में गुड बैक्टीरिया की कॉलोनीज बननी चालू हो गई, हमें उसे सस्टेन रखने के लिए उन्हें वो फीड करते हैं कुछ चीज़ों पे, उनको प्रीबायोटिक्स कहा जाता है। सो प्रीबायोटिक्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ डाइटरी फाइबर एंड स्टार्च, ये सारी दो चीज़ें होती हैं जो प्रीबायोटिक्स के फॉर्म में हम ले सकते हैं। तो डाइटरी फाइबर हमें मिलता है होल ग्रेन सीरियल से, तो वीट, राइस, मिलेट्स, ये सारी चीज़ें बढ़ा देंगे तो हम डाइटरी फाइबर इंक्रीज़ कर सकते हैं हमारे डाइट में। इवन पल्सेस, लेग्यूम्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो है ये सबसे अच्छे डाइटरी फाइबर के सोर्सेस। एंड सिम्बायोटिक बहुत सारी चीज़ें, सिम्बायोटिक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें गुड बैक्टीरिया भी होता है एंड फाइबर भी होता है। दोनों चीज़ें होती हैं जो हम खा सकते हैं। और बहुत सारे अभी मार्केट में सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो हम नॉर्मल तौर पे भी, ना ही सिर्फ एंटीबायोटिक मेडिसिन के कोर्स के वक्त, बट नॉर्मल डेली लाइफ में भी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे फर्मेंटेड सोया मिल्क इन द फॉर्म ऑफ याकुल्ट, जो कि बहुत फेमस ड्रिंक है, फर्मेंटेड ड्रिंक। कॉम्बुचा हो गया जो अभी धीरे धीरे मार्केट में अवेलेबल होना चालू हो गया है। ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें अगर हम डाइट में इंक्लूड करें तो हमारी गट हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। और ये सारी चीज़ें हम एंटीबायोटिक डोज के वक्त और डोज के बाद दोनों टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे जो इंडियन पिकल्स होते हैं ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बने जाते हैं, उसमें भी गुड बैक्टीरियाज होती हैं, तो आप थोड़े अमाउंट में वो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स के वक्त ये सारी चीज़ें कंज्यूम करना चाहते हैं तो ये एंटीबायोटिक का दवाई आप जब ले रहे हैं उसके थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद ये सारी चीज़ें खाएं, उसके साथ ही ना खाएं क्योंकि इंटरफियर कर सकते हैं। सो ये बातों का ध्यान रखने से, एंड ऑब्वियसली वाटर इनटेक अच्छा रखें। एंड कोई भी गट इश्यूज़, अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक गट इश्यूज़ हो रहे हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन खाने के वक्त या खाने के बाद, अगर डायरिया रुक ही नहीं रहा या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है इसके बाद। Thank you Dr. Urvashi and Sheetal for sharing this valuable information because इस topic पे ज़्यादा awareness नहीं है। And thank you for watching this video. If you have any question, please go ahead and comment section में जाके post कीजिए। If you like this video, please do share it and do not forget to subscribe to our channel. Thank you.